नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीतसा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 129, 126, 63, 67। इसका सही आंसर है 63, 63वां स्थान है। पिछली बार इसका स्थान 67 था। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और जो इस बार इसमें 120 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से 3 जो शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पे स्वीडन था, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे फिनलैंड था। भारत का स्थान 63वां था। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में क्लास श्वाब के द्वारा किया गया था और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी याद रखिएगा कहाँ पे है? कोलोग्नी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन है अश्विनी कुमार, ज्ञानेश भारती, पीके मिश्रा, अनिल चौहान। तो इसका सही आंसर है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ज्ञानेश भारती का जगह लेंगे। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव हैं, जबकि अनिल चौहान ये सीडीएस हैं। उड़ीसा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? ऑप्शन है प्रमिला मलिक, सुरामा पाढ़ी, सुश्री अनुसुईया उइके, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सुरामा पाढ़ी। ये उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। पहली जो थी प्रमिला मलिक थी। सुश्री अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल हैं। मणिपुर की ये राज्यपाल हैं। मणिपुर की राज्यपाल हैं। उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं और राज्यपाल जो हैं रघुवर दास हैं। विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसमें कौद, सौरा, बोंडा, बीरहोर, जुआंगास, खारिया, लोधा, हो, जटापू, चेंचू आदि शामिल हैं। यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ पुरी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, लिंगराज मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर आदि शामिल है। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 से किस एक निकाय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है IPBES, निमहंस, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही आंसर है IPBES को। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 IPBES, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। हिंदी में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया गया है वो रॉबर्ट कुस्टांजा को दिया गया है। IBPS की स्थापना IPBES की स्थापना 2012 में की गई थी, पनामा सिटी में की गई थी और इसमें 94 सदस्य शामिल थे। भारत भी उसमें शामिल था। इसका सचिवालय बान जर्मनी में स्थित है और इसमें टोटल 145 सदस्य हैं। जो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1992 में शुरू की गई थी, रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। और जो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है और किस क्षेत्र में? वैज्ञानिक अनुसंधान और इसके प्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और इसकी जो धनराशि है 5 लाख अमेरिकी डॉलर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है भर्तृहरि महताब, ओम बिड़ला, सतीश महाना, पीके मिश्रा। तो इसका सही आंसर है भर्तृहरि महताब। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष थे या स्पीकर थे, ये भी ध्यान में रखिए। सतीश महाना यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है
और जिसे सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। और कौन नियुक्त करता है? तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं नवनिर्वाचित सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। और आमतौर पे जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित जो सांसद होते हैं उनको शपथ विधि लाने का काम करता है। नए अध्यक्ष के जैसे चुनाव हो जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद भी समाप्त हो जाता है। UNHCR ने किसे ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है जैक सुलिवन, थियो जेम्स, जॉर्जिया मेलोनी, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो सही आंसर है थियो जेम्स। ये ब्रिटिश अभिनेता हैं। जैक सुलिवन जो हैं अमेरिका के NSC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। UNHCR इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए काम करता है। UNHCR को 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1954 में एक बार और 1981 में एक बार मिला था। इसकी स्थापना 1950 में हुई है और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 जून, 19 जून, 20 जून, 15 जून। तो इसका सही आंसर है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा 21 जून को। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और 15 जून को याद रखिएगा विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र। इसका सही आंसर है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौता भारत सरकार ने किया है। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और ये 1 जनवरी 1967 से काम करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 68 इसके सदस्यों की संख्या है, जिसमें भारत भी एक संस्थापक सदस्य है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मासात्सुगो अस्कावा, ये भी याद रखिएगा। और जो एशियाई विकास बैंक में हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा जापान की है 15.677%। उसके बाद अमेरिका की है 15.567%, चीन की है 6.473% और भारत की है 5.812%। ब्रिक्स गेम्स 2024 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस, भारत। इसका सही आंसर है रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया है ब्रिक्स गेम्स 2024। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है पूर्वांचल सहकारी बैंक, सारस्वत सहकारी बैंक, पंजाब राज्य सहकारी बैंक, भारत सरकार सहकारी बैंक। तो इसका सही आंसर है पूर्वांचल सहकारी बैंक। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ऑप्शन है इसका लाकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, डेविड जॉनसन, जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही आंसर है लाकी फर्ग्यूसन। ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, न्यूजीलैंड के हैं। और ट्रेंट बोल्ट अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये भी न्यूजीलैंड के ही हैं। डेविड जॉनसन को याद रखिएगा, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और ये भारत के खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे। डेविड जॉनसन भारत के क्रिकेट खिलाड़ी थे, बॉलर थे, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ये 4थी मंजिल से गिर के मर गए हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग
योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी धनराशि आवंटित की है? ऑप्शन है 6,000 करोड़ रुपए, 4,567 करोड़ रुपए, 7,453 करोड़ रुपए, 2,750 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर है 7,453 करोड़ रुपए। अपतटीय पवन ऊर्जा, इसके तहत समुद्री क्षेत्र में बहने वाली पवनों की गतिज ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 30 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ये ध्यान में रखिएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना, इस योजना के तहत 7,453 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो 1 गीगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जाएगा। गुजरात तथा तमिलनाडु, ये दो याद रखिए, गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट की 2 अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित किया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये महत्वपूर्ण है कि 46.4 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। निम्न में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद GCC का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, यमन। तो इसका सही आंसर है यमन। खाड़ी सहयोग परिषद, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं 6 सदस्य देश हैं, जिनमें सऊदी अरब है, बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। क्षेत्रीय सहयोग के मामले में खाड़ी सहयोग परिषद भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देश में बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 20%, 45%, 55%, 63%। जिसका सही आंसर है 55%। वैश्विक स्तर पर भारत कोयला भंडार में 5वें स्थान पर है, जबकि कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। कोयला उत्पादन वाले जो प्रमुख राज्य हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर झारखंड है, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर FDI अंतर्वाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन है 2%, 4%, 5%, 3.5%। इसका सही आंसर है 2%। विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर FDI अंतर्वाह में 2% की कमी आई है। अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा में है और इसके सदस्य देश 195 है, जिसमें भारत भी शामिल है। कोलार गोल्डफील्ड KGF किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में स्थित है। कोलार गोल्डफील्ड KGF कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। इसका संचालन भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना 1972 में की गई थी और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कोलार गोल्डफील्ड खदान से फिर से सोना निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय